नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये भारत और भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ता है। मुद्दा क्या है? तो भारत का चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा भारत के खिलाफ चल दिया है। दक्षिण एशियाई देशों को मिलाकर वो एक नया इस तरह का जो गठबंधन है वो बनाना चाह रहा है, जिससे भारत के लिए जो खतरे हैं वो बढ़ाए जा सके। और इसी कारण से पाकिस्तान ने 4 नेशन जो कार्ड है वो खेलने का प्रयास किया है। तो देखेंगे कि आखिर ये 4 नेशन कार्ड है क्या, और इससे कैसे पाकिस्तान भारत के लिए जो समस्याएं हैं, जो संकट है, जो खतरे हैं वो बढ़ाने जा रहा है। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, चीन और पाकिस्तान ये दोनों हमेशा भारत को घेरने का प्रयास करते हैं, और अभी हाल में देखें, हाल के जो भी घटनाक्रम है उसमें चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अपने जो भी रणनीतिक प्रभाव है उसको और बढ़ाने, उसको और मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ जो भी कूटनीतिक, आर्थिक या जो भी सुरक्षा सहयोग है उन्हें तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इसके संदर्भ में जो भी विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इस बहुस्तरीय जो रणनीति है इसका उद्देश्य इतना है कि भारत की बढ़ती हुई जो दुनिया में भूमिका है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, सीमित किया जाए। तो यहाँ पर भारत को घेरने का जो प्रयास है वो इन देशों के तरफ से किया जा रहा है। चीन की राजधानी में देखेंगे, या फिर कहें बीजिंग, या फिर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो संवाददाता, जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो एक तंत्र है, उसके जरिए सहयोग बढ़ाने को लेकर, आर्थिक परियोजनाओं के विस्तार को लेकर, जो भी सुरक्षा समन्वय है उसको मजबूत बनाने के लिए ये आपस में क्या कर रहे हैं, सहमति बना रहे हैं। चीन खासतौर पे अफगानिस्तान के मुद्दे पर स्वयं एक मीडिएटर की भूमिका में स्थापित होना चाहता है, संवाद आयोजक के रूप में वो बनना चाहता है, ताकि इस रूप में अपनी वो एक महत्ता जो है वो साबित कर सके। वो अपने इस कद को शून्य योग जो भू राजनीति है उसके बजाय पुनर्निर्माण और आतंकवाद रोधी सहयोग के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा है, ताकि अपनी छवि भी सुधार सके। इसी कारण से देखेंगे तो ये मसला चर्चा में है। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि ये पूरा जो मसला है ये चर्चा में क्यों है, तो पाकिस्तान का जो नया पैंतरा है जिसमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, इनके साथ एक नई जो धुरी है वो बनाने का जो प्रयास है वो लगातार यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाला जो आम चुनाव है, उस आम चुनाव से पहले ही जो पाकिस्तान है, जो चीन है, ये 4 नेशन जो कार्ड है ये खेलना चाह रहे हैं। इनका नया ये पैंतरा है। पाकिस्तान और चीन दक्षिण एशिया में देखें तो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, उनको अपने साथ जोड़कर एक नया जो क्षेत्रीय मंच है, जो 4 नेशन फोरम कहा जा रहा है, वो बनाने की लगातार यहाँ पर कोशिश इनके तरफ से की जा रही है। और इसका जो उद्देश्य, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इस तरह के 4 नेशन फोरम बनाने का जो लक्ष्य है यहाँ पर पाकिस्तान और चीन का, वो है क्या, तो भारत के बढ़ते हुए जो रणनीतिक प्रभाव है उनको ये संतुलित करना चाह रहे हैं, उसे सीमित करना चाह रहे हैं। और बांग्लादेश में जो भी चुनाव है उस चुनाव से पहले ही पाकिस्तान इस मंच पर पहली जो बैठक है वो करना चाहता है। हालांकि ढाका फिलहाल इसके संदर्भ में देखें तो बैलेंस या सतर्क जो अपना अप्रोच है वो अपना रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे तो पाकिस्तान, चीन बेचैन है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देखें तो जो भी त्रिपक्षीय फोरम है वो बनाने की कोशिश की थी, पर ढाका की उदासीनता के कारण देखें तो ये जो चीन की पहल थी ये सफल नहीं हुई थी। अब पाकिस्तान ने म्यांमार को जोड़कर एक नया प्रस्ताव रख दिया है। बांग्लादेश ने इस पूरे मुद्दे पर अभी तक देखें तो कोई सीधे स्पष्ट संकेत नहीं दिए, लेकिन सकारात्मक संदेश इस पहलू पर रखे हैं कि वो भी इस फोरम में शामिल होगा। हालांकि चुनाव के चलते जो भी वहां पर अंतरिम सरकार होगी वो किसी उच्च स्तरीय बैठक के लिए तैयार है या नहीं है, इसका अभी स्पष्ट कोई भी संकेत नहीं है। विदेश मामलों के जो भी सलाहकार है मोहम्मद तौहीद, उन्होंने ये कहा है कि हमने बताया है कि ठीक है, इस तरह की जो भी बैठक होगी उसमें नई सरकार के गठन के बाद ही कुछ क्लियर किया जा सकता है। लेकिन विश्लेषकों का ये मानना है कि पाकिस्तान और चीन की इस तरह की जो कोशिश है ये दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है, और इसी कारण से लगातार ये 4 नेशन जो कार्ड है वो ये खेलना चाह रहे हैं।
प्रस्तावित मंच बनाना चाह रहे हैं, जिसमें चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, या इनके अलावा देखें तो अफगानिस्तान को ये शामिल करना चाहते हैं। इस तरह के किसी भी फोरम या इस तरह के किसी भी संगठन की अगर प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति ये कूटनीतिक स्तर पर रखना चाहते हैं, आर्थिक परियोजनाओं के सहयोग के स्तर पर रखना चाहते हैं, सुरक्षा और आतंकवाद रोधी जो समन्वय है वो स्थापित करना चाहते हैं, और इससे दक्षिण एशिया में जो एक पावर ब्लॉक है उस रूप में ये विकसित करना चाह रहे हैं। और इसी कारण से देखें तो चीन की जो रणनीति है वो सबसे खास तौर पे देखेंगे तो भारत के प्रभाव को संतुलित करने की है, क्योंकि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या बिम्स्टेक जैसे जो पहल है, उनको चीन काउंटर करना चाहता है। बांग्लादेश और म्यांमार में भारत की जो कनेक्टिविटी और जो सुरक्षा भूमिकाएं हैं उनको चीन कमजोर करना चाहता है। और चीन की इसी को लेकर देखें तो एक जो बड़ी रणनीति है वो यहाँ पर हमें अब देखने को मिल रही है कि चीन धीरे धीरे इसके लिए एक क्या कर रहा है, एक बड़ी जो रणनीति है वो चल रहा है। स्वयं को अफगानिस्तान और क्षेत्रीय रीजनल स्तर पे जो भी क्राइसिस है, जो संकट है, उसके रूप में अपने को पेश करना चाहता है। जो भी कह सकते हैं पुनर्निर्माण है, आतंकवाद रोधी जो सहयोग है उसका नैरेटिव यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, और बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका विस्तार करना चाहता है, उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं यहाँ से जोड़ना चाह रहा है। इस पूरे मसले में अगर हम बात करेंगे कि आखिर जो पाक है, पाकिस्तान है, उसकी क्या भूमिका है, तो देखिए इस पूरे मसले में अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो बांग्लादेश में 2024 के बाद बदलते हुए जो भी राजनीतिक परिदृश्य हैं उनका लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, चाहे वो रोहिंग्या संकट हो या फिर अन्य मुद्दे हों। और ऐसे मुद्दों पर वो रचनात्मक जो भूमिका है उसका लालच देकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अपने पाले में रखना चाहता है और भारत को कूटनीतिक स्तर पे घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश अभी भी क्या है, पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है, फूक फूक कर अपने कदम रख रहा है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं रखना चाह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा जो भी अभी तक संकेत दिए गए हैं, इंडिकेशन दिए गए हैं कि इस प्रस्ताव पर क्या आपका रुख है, तो उसने कोई अभी फैसला नहीं लिया है, नहीं कुछ इस तरह के इंडिकेशन दिए सीधे तौर पे। उसका यही कहना है कि नई सरकार के गठन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं पाकिस्तान चाहता है कि चुनाव से पहले ही इस तरह के 4 नेशन किसी भी फोरम का बैठक कर लिया जाए, और ये फोरम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बांग्लादेश के चुनाव के बाद के रुख और क्षेत्रीय जो हालात हैं उन पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। एक राजनीतिक चिंतक की बात करें तो उनका ये कहना है कि ढाका की जो सक्रियता है, जो ढाका या बांग्लादेश की जो सरकार होगी उसकी जो भागीदारी है, उसके बिना ये जो कह सकते हैं जो फोरम बनाने की बात की जा रही है ये न तो त्रिपक्षीय है और न ही 4 पक्षों वाला है, और न ही ये आगे बढ़ सकता है, इस तरह की बात की जा रही है। और इसी कारण से देखेंगे कि अभी इस पूरे मसले में जो बांग्लादेश है उसकी भूमिका अहम हो गई है। बांग्लादेश पूरी सतर्कता के साथ अपने एक एक कदम उठा रहा है। बांग्लादेश किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, कोई फैसला नहीं लेना चाहता है, अंतरिम सरकार के बाद ही ये कोई भी फैसला लेगा। तो बांग्लादेश की ये जो भी पॉलिसी है, जो उसकी नीति है, ये रणनीतिक जो स्वायत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं डिसीजन है ये लिया गया है। और इसमें जो भी रोहिंग्या है वो जो मुद्दा है वो सबसे खास है, क्योंकि पाकिस्तान ने म्यांमार के साथ बातचीत में रोहिंग्या जो संकट है उसका कहीं ना कहीं उल्लेख किया है, और ये मानवीय संकट या भू राजनीतिक जो सौदेबाजी है उस रूप में इसका इस पूरे मसले के या इस इशूज को कहीं ना कहीं एक तरह से यूज करने का जो प्रयास है वो पाकिस्तान के तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पर जो रोहिंग्या का मुद्दा है, जनवरी में पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार हैं उन्होंने बांग्लादेश के विदेश जो सलाहकार हैं उनसे कई बार इस पूरे मसले में बातचीत की। 24 जनवरी को दोनों के बीच में 15 मिनट से अधिक तक ऑफिशियल बातचीत हुई थी, जो म्यांमार के विदेश मंत्री हैं उनकी इस्लामाबाद की यात्रा के 2 दिन पहले हुई थी। डार ने म्यांमार यात्रा के दौरान जो भी रोहिंग्या हैं उन रोहिंग्या के मुद्दे को उठाने पर भी ढाका की राय मांगी थी, और इस पर जो हुसैन है उन्होंने पाकिस्तान से इस संकट के समाधान में रचनात्मक जो भूमिका है वो निभाने के लिए कहा था। और ये जो पूरा इस फोरम के बनाए जाने की बात की जा रही है ये आज से नहीं, चीन तो लगातार 3 वर्षों से इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है। चीन लंबे समय से देखेंगे तो बांग्लादेश को एक क्षेत्रीय फोरम में शामिल करना चाहता है और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है।
लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। और सबसे खास बात है कि इस प्रस्ताव में भारत के प्रभाव को संतुलित करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कि 2024 में देखेंगे अवामी लीग की जो सरकार है उसके पतन के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपनी जो मौजूदगी है वो लगातार बढ़ाई है और इसकी कोशिश भी की है। दूसरी ओर चीन की बात करें तो चीन ने भी पिछले 18 महीनों में बांग्लादेश में अपनी जो भी कूटनीतिक और जो कारोबारी स्थिति है उसे और मजबूत किया है। जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि ये जो प्रस्ताव है इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को संतुलित करने की पूरी तरह से कोशिश है। हालांकि बांग्लादेश इसमें पूरी तरह से सतर्कता निभा रहा है। भारत के लिए देखें कि अगर इस तरह की कोई पहल होती है तो क्या संभावित दिक्कतें या चुनौतियां हो सकती हैं। तो देखिए, पहली जो चुनौती होगी भारत के लिए वो भारत के क्षेत्रीय प्रभाव में कमी आ सकती है, क्योंकि पूर्वी दक्षिणी एशिया में भारत की जो स्थिति है वर्तमान में वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन इस तरह का कोई भी फोर नेशन फोरम बनता है या इस तरह का कोई भी संगठन क्षेत्रीय स्तर पर बनता है तो भारत की जो क्षेत्रीय मजबूती है वो कमज़ोर हो सकती है। सुरक्षा संबंधित खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि म्यांमार बांग्लादेश के साथ जो भी सुरक्षा समन्वय है भारत का उस पर असर हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत सबसे सेंसिटिव भारत का क्षेत्र है तो उसकी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और संस्थागत जो प्रतिस्पर्धा है वो भी भारत को देखने को मिल सकती है, चाहे वो बिम्स्टेक हो या इंडियन ओशियन रीजन से जुड़े हुए किसी भी मंच की जो प्रासंगिकता है वो भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत के लिए अगर हम अवसर की बात करें या रणनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो विश्वास निर्माण की बात है, क्योंकि भारत लंबे समय से बांग्लादेश के साथ व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, जल सहयोग पर लगातार क्या किया है, सहयोग करते रहा है और मजबूत संबंध है। तो अब वो एक चुनौती वाला विषय होगा। एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है भारत की, जिसमें म्यांमार या आसियान के साथ जो भी वैकल्पिक सहयोग जो ढांचा है उसे कहीं ना कहीं देखें तो भारत को अब ध्यान रखना होगा। बहुपक्षीय जो मंच हैं उन पर भारत को अपनी जो सशक्त उपस्थिति है वो बजाना होगा, तभी इस तरह के किसी भी मंच को वो पूरी तरह से क्या कर सकता है, काउंटर कर सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी चीन पाकिस्तान की तरफ से फोर नेशन जो कार्ड है वो चलने की बात कही जा रही है, तो चीन पाकिस्तान की जो भी रणनीतिक घेराबंदी है इस नीति के तहत देखेंगे तो भारत को लगातार ये लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी सफलता पूरी हद तक देखें तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करती है। भारत के लिए एक चेतावनी भी है फोर नेशन कार्ड और एक अवसर भी कहा जा सकता है। चेतावनी इस रूप में है कि क्षेत्रीय जो भू राजनीति है उसके बदलते हुए समीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ी सुरक्षा या इस तरह की चेतावनी कही जा सकती है। अवसर कैसे हो सकती है, तो अपने पड़ोसों या अपने पड़ोसियों में जो भी विश्वसनीयता है, जो भी विकास आधारित जो नेतृत्व है उसको मजबूत करने के दृष्टिकोण से देखें तो एक अवसर भी हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो ये फोर नेशन कार्ड भारत के संदर्भ में अलग अलग स्थितियों में हो सकता है, जिस पर हमने डिटेल से सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, दक्षिण एशिया में प्रस्तावित जो फोर नेशन फोरम है ये भारत की क्षेत्रीय नीति के लिए देखें तो किस प्रकार चुनौती उत्पन्न कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश की जो भी सतर्क विदेश नीति है उसको रणनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में समझाइए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, हाइब्रिड बैच प्रयागराज में संस्कृति आईएएस की तरफ से स्टार्ट किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए है। और प्रारंभिक जो 250 स्टूडेंट होंगे उनके लिए फ़ी में विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो भी स्पेशल फ़ी रखी गई है अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए जो फ़ी है वो 9,999 है। और जो बैच है ये 12 फरवरी को सुबह के 8:30 बजे स्टार्ट होगा। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।